लेंजेस लॉ की कंटिन्यूएशन में हमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है जो सीबीएसई वालों का आता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि सपोजिंग हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। चलो मानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और यू क्लियरली सी द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक क्लोज लूप को मूव करवाएंगे। विल ट्राई टू मूव द क्लोज लूप इन इट। ठीक है, कैसा? सपोज मानते हैं कि ये कुछ स्क्वायर टाइप का क्लोज लूप है, ये है एक क्लोज लूप है। अब ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड में ये स्क्वायर टाइप का क्लोज लूप को मैं मूव करवाने वाला हूं। बढ़िया, ये कोई एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ L है और ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है B है। वी मूव दिस स्क्वायर लूप, ठीक है ना। ये स्क्वायर लूप को मैं बाहर लेने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ वेलोसिटी v में। जैसे जैसे मैं इसको बाहर लेने लगूंगा you will find there will be a change in flux and there will be a EMF and because of that there will be induced current। हमें लेंजेस लॉ का वेरिफिकेशन करना और ढेर सारे इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को भी बनाना है। ठीक है, ये हो गया कोई वेलोसिटी v में ये चीज बाहर आने लगा है। सो बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन को। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब वायर को बेंड करके हमने एक स्क्वायर लूप बना दिया जिसका साइड लेंथ L है। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये स्क्वायर लूप रेस्ट में था। मैंने इसको खींचा, आई पुल्ड दिस स्क्वायर लूप टू मूव। तो पहले क्या होगा? इट विल मूव इनसाइड द फील्ड। थोड़ी देर के बाद इट विल कम आउट ऑफ द फील्ड। दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है इट इज मूविंग इनसाइड द फील्ड, दूसरा सिचुएशन है इट इज कमिंग आउट ऑफ द फील्ड, थर्ड सिचुएशन में इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द फील्ड। When it is inside the field, तो थोड़ा इसको केस स्टडी में सोचते हैं। केस स्टडी करके सोचेंगे। When square loop moves inside the field, चलिए हमें निकालना है लूप ईएमएफ। लूप ईएमएफ पहले निकालेंगे। लूप ईएमएफ क्या होगा? इसका दो तरीका है। कोई भी लूप में कितना ईएमएफ है कैसे पता करते हैं? प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए हैं। किसी एक जगह से शुरू करो, ऐसे घूम के आ जाओ, जितना ईएमएफ गेन करोगे दैट इज लूप ईएमएफ। चलिए देखते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B और ये पॉइंट का नाम है C और ये D। जब ये चल रहे हैं, ये स्क्वायर लूप अंदर ही अंदर चल रहा है। ABCD जो चार साइड्स है, कौन कौन से साइड में EMF इंड्यूस होंगे? क्या AB में EMF इंड्यूस होगा? होगा कि नहीं होगा? AB ये जा रहा है तो फ्लक्स कट तो कर रहा है, EMF इंड्यूस होगा। क्या CD में होगा? CD में भी होगा। क्या BC में होगा? BC में नहीं होगा। मैं बताया था जो EMF इंड्यूस होता है इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑन द फ्री चार्जेस एंड द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V and B। इफ द कंडक्टर possesses certain length perpendicular to V and B, then only the force will try to drive the charges in that direction and an EMF will be induced। ये वायर का BC का V कैसा है? V इस डायरेक्शन में, B ऐसा है। इसको और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ ये। क्या ये BC का इस डायरेक्शन में कोई लेंथ है? नहीं है, तो नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। और फारेडेस लॉ से सोचो, जब ये चल रहा होगा थीन वायर, द फ्लक्स कट बाय दिस इज B इनटू नॉर्मल एरिया। अगर कोई थीन वायर है और ये थीन वायर को आपने ऐसे मूव करवाया, विल इट मेक एनी एरिया? नो, नो एरिया इज फॉर्म, नो फ्लक्स कट, नो EMF।
BC में EMF नहीं होगा, AD में नहीं होगा। BC में AB में कुछ होगा, AB में कुछ होगा तो ये AB वाला डंडा है, AB में ये B है, ये A है, और इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज सोचो, जब इसको खींच रहे हैं तो ये भी जा रहा है। The positive charge will experience a force in the upward direction, so you will get a positive charge here, negative charge here. That means this will behave as a source of EMF like this. Same for CD also. CD के साथ भी वही हाल है। मतलब ये पूरा लूप को अगर हम देखेंगे तो it will be looking like no EMF here, here EMF in CD and no EMF here. तो what is the EMF of the loop? एक बार घूम के आओ, जितना गेन किए उतना लॉस किए, लूप EMF हो गया 0। क्या बात समझ में आया? अब इतना मेहनत करने की दूसरे तरीका भी था। लूप EMF is defined as a rate of change in flux passing through the loop, d phi loop by dt। लूप जब यहाँ पर था, इसके अंदर ज्यादा फ्लक्स जा रहा था कि थोड़ा सा हटके खड़ा हो गया तो ज्यादा फ्लक्स जाएगा। B इंटू एरिया है फ्लक्स, एरिया इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, तो लूप यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, हर वक्त उसके अंदर से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा है। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लूप इज फाई लूप इज 0, तो EMF होगा 0। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ऑल पॉसिबल वेज व्हाई EMF इन द लूप इज 0। अगर लूप में EMF 0 हुआ तो फिर लूप करंट क्या होगा? लूप करंट होगा लूप EMF बाय लूप रेजिस्टेंस। वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा लेकिन EMF 0 है तो करंट 0 हो गया। नहीं, करंट 0 हो गया इसमें। तो ये था कि when the square loop moves inside the field, when the square loop starts crossing the field boundary, field boundary को क्रॉस करके बाहर जाने की कोशिश करेगा, तब बनता है न्यूमेरिकल। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग वापस आते हैं। Now the case is different। क्या है कि ये जो स्क्वायर लूप है अब ये निकलना शुरू कर दिया है, ये स्क्वायर लूप अब निकलना शुरू कर दिया है। ये स्क्वायर लूप इज नाउ कमिंग आउट ऑफ द फील्ड। देखो मतलब CD बाहर आ चुके हैं, AB अंदर है और बाहर की तरफ जा रहे हैं, साइड लेंथ इज L। क्या बात समझ में आया? यस सर। नाउ केस क्या है? When the पहले लूप के बारे में लिखिए। A wire of resistance R is bent to form of a square of side length L. It was pulled out of the uniform field with constant velocity V when it crosses, when rather it is crossing the boundary, when it is crossing the boundary, तब की बात हम कर रहे हैं जब ये बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। चलिए बारी बारी से चीजों को करते हैं। बिट नंबर 1,
फाइंड लूप ईएमएफ। लूप ईएमएफ करेंगे, निकालेंगे। तरीका हमें बढ़िया से मालूम है लूप ईएमएफ निकालने का। तरीका ये है कि या तो आप एक बार घूम लो, देखो कितना ईएमएफ हो रहा है, या फिर डी फाई लूप बाई डी टी, अदर वे यू कैन सी। जब ये ऐसे जा रहा है बाहर, जब ये बाहर जा रहा है तो फर्स्ट मेथड क्या है, लूप ईएमएफ जो होगा दैट इज सेम एज ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन व्हिच साइड, बीसी में तो नहीं होगा, एडी में तो नहीं होगा, सीडी तो फील्ड से बाहर है, बच गया कौन, सिर्फ एबी। इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन एबी, और वो कितना होता है, बीएलवी। लूप ईएमएफ पता चल गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, लूप ईएमएफ। लूप ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। अब ये निकलने वाला है, फील्ड से बाहर निकल रहा है, और चलो मानते हैं कि ये लेंथ कितना है, x है। दिस लेंथ इज x, x लेंथ अंदर है, कुछ बाहर चले गया है। तो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, इट इज b इनटू एरिया। ये वाला एरिया, कौन सा एरिया के देखेंगे, ये वाला एरिया। हमें देखना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द फील्ड। कितना है ये एरिया, आपको होगी, ये लेंथ है l और ये है x, इट इज b इंटू lx। नहीं, ये हो गया फाई लूप, और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी फाई लूप बाई डी टी। डी फाई लूप बाई डी टी मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें b और l दो कांस्टेंट है, रह गया dx बाई dt। अगर ये v स्पीड में जा रहा है, x इज चेंजिंग एट ए रेट dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू v, क्योंकि dx बाई dt है इज इक्वल टू v। So either way you could see the loop EMF is BLV. दूसरा, bit number 2, find magnitude and direction of current in loop। लूप में जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो बताओ। लूप में जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो बताओ कितना है। थोड़ा इसको जगह बनाते हैं। ये now you want to know the magnitude and direction of current in the loop। सोचें, करंट का डायरेक्शन जानना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, अब जो ईएमएफ हुआ था वो एबी में हुआ था। एबी वाज द बार लाइक दिस, ये बार एबी कुछ ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। इसका मतलब इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ फोर्स पाएगा। दिस विल बिहेव एज ए source of EMF like this। AB is behaving a source of EMF like this, that means the current will be clockwise, so current is clockwise। सेकेंड मेथड, जब लूप को खींच के बाहर ले रहे हैं, क्या उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। बदल रहा है तो थोड़ा डिटेल्स में बताइए, कौन सा फ्लक्स बदल रहा है, इनवर्ट फ्लक्स की आउटवर्ड फ्लक्स? इनवर्ट फ्लक्स बदल रहा है। अच्छा, इनवर्ट फ्लक्स बदल रहा है मतलब इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इनवर्ट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अब इंड्यूस्ड करंट तो अपोज करेगा उसको।
इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इंड्यूस करेंट प्रोड्यूसेस इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। यस, एज इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज, the induced current produces inward flux। कैसे पता चला? Oh, that is what is called Lenz law। क्या बात समझ में आया? अब ये इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा तो करंट कैसे होना है? Clockwise। Yes, yes, yes। So the current has to be clockwise। Current has to be clockwise। So current has to be clockwise। Current has to be clockwise। ठीक है। तो हमने दो तरीका देख लिया, दोनों तरीके से पता चला कि करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। लेट अस सी द थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड कहता है कि ये जो स्क्वायर लूप है इसको आप खींच के बाहर ले रहे हो बोल के ये सारा लफड़ा हो रहा है। अगर ये मूव ही नहीं करता तो कहाँ कुछ तकलीफ था। नाउ हाउ इज द अरेंजमेंट? अरेंजमेंट इज लाइक दिस। ये जो स्क्वायर लूप है यहाँ से बाहर निकलने वाला है, आप इसको खींच के निकाल रहे हो तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा सर्कुलेट करेगा, इसको निकलने नहीं देगा। तो इंड्यूस करंट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। किधर को होगा? दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये जा रहा है इसलिए तो ये सब हो रहा है, उसको रोकेगा। मतलब ये पूरे लूप के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो क्या कहेंगे? थर्ड डिस्कशन में हम लोग देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड करेंट opposes motion। अच्छा, कैसे? बाय डेवलपिंग ए फोर्स। अब ये नाम था ऐसे ए बी सी डी, सी डी के ऊपर तो कोई फोर्स आएगा नहीं क्योंकि फील्ड से बाहर है। बीसी के ऊपर आएगा, बीसी के ऊपर फोर्स आएगा और बीसी में करंट जैसा है डीए में करंट उल्टा होगा, बीसी में जो भी होगा डीए में उल्टा होगा। मतलब इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा इसके ऊपर उतनी ही फोर्स आएगा, है कि नहीं? बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा क्योंकि द करंट्स इन द टू प्लेसेस आर ऑपोजिट। सो दिस टू फोर्सेस विल कैंसल आउट। मतलब मैग्नेटिक लूप के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स ना बीसी के लिए है, ना एडी के लिए है, ना सीडी के लिए, वो सिर्फ एबी के लिए है। एबी में कैसा करंट होना चाहिए कि द फोर्स ऑन एबी इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सोचो, फील्ड अंदर की तरफ होगा, फोर्स इधर को होगा, द करंट हैज टू बी like this। So current is clockwise। क्या बात समझ में आया? है ना, ये बात है। अच्छा, तो हमें करंट का डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा? वो तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ current
कैसे होता है? वो तो होता है लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस। ये जो हमारा लूप है इट इज मेड अप ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, लूप ईएमएफ था VLV बाई आर, सो दिस इज द करंट व्हिच इज इन क्लॉकवाइज सेंस। ये हमें समझ में आ गया। बीट नंबर 2 भी हम लोग देख लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ लेट अस गो फॉर पॉइंट नंबर 3, बीट नंबर 3। क्या पूछा है बताओ। what is the force required to continue motion? Find force required to continue with constant velocity। आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन 0 होता है तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं, एक्सीलरेशन 0 होता है, बात सही है। इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। अब ऑलरेडी इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स है, देयर इज सम मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मतलब नेट फोर्स 0 करने के लिए आपको एक फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में कहेंगे फोर्स रिक्वायर्ड should be sufficient to counter the magnetic force। So what is the force required? Force required or required force is equal to the magnitude of magnetic force and opposite to the magnetic force। magnetic force कितना है? इसके ऊपर जो फोर्स आएगा इसके ऊपर वही फोर्स आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा कितना है? BIL sin थीटा, IL sin थीटा। अब यहाँ पर थीटा था एंगल बिटवीन IL एंड B which is 90 डिग्री, so this becomes 1 BIL। B तो B है, L तो L है, I क्या है? I it was BLV by R, so it comes out to be B square L square V by R। this force is required। अगर उतना फोर्स लगाओगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। लास्टली बीट नंबर 4, verify Lenz law is law of conservation of energy। वेरीफाई करना है तो देखेंगे work done in pulling the loop out of field। इसको फील्ड से खींच के बाहर निकालने में कितना बार करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स कब तक लगेगा? जब तक निकला नहीं। निकालने के लिए कितना फोर्स? ये फोर्स कितना दूर खींचेगा निकालने के लिए? अगर ये साइड लेंथ L है तो हमें L डिस्टेंस तक खींचना पड़ेगा। L डिस्टेंस खींचेंगे बाहर आ जाएगा। सो द वर्क विल बी F into L, और F हम अभी देख चुके हैं क्या था ये, B square L square V by R। तो इट कम्स आउट टू बी B square L square V by R into L, and that is obviously B square L cube V by R। This is the work done in pulling the loop out of the field। Now, what is the electrical energy generated? चलिए निकालते हैं। What is the electrical energy generated in doing so? कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना जनरेट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज I square RT, heat generated। What is the heat generated? You say I square RT। electrical energy
जेनरेटेड और हीट जेनरेटेड, फॉर्मूला है I स्क्वायर आर टी, जबकि टी क्या है, टाइम फॉर विच द करंट वाज फ्लोइंग। ये करंट कब तक फ्लो करता है, ये करंट तो तब तक फ्लो करता है जब तक ईएमएफ है। ईएमएफ कब तक रहता है, जब तक फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स कब तक बदलेगा, जब तक इसका कुछ हिस्सा अंदर है, एक बार बाहर निकल गया तो फिर काम खत्म। देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स ही नहीं है तो चेंज इन फ्लक्स की क्या बात है। तो इसका मतलब इसमें करंट सर्कुलेट करेगा टी सेकेंड के लिए, तो टी क्या है, इतना टी इज दैट टाइम इन विच दिस लूप इज कमिंग आउट ऑफ द फील्ड। ये लूप को फील्ड से बाहर जाने के लिए जितना समय लगेगा, बाहर जाने के लिए कितना दूर जाना है, एल क्या स्पीड में, भी क्या टाइम लगेगा, एल बाई वी। तो आप कहोगे द टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ द फील्ड इज एल बाई वी। तो वैल्यू डाले, आई का वैल्यू क्या था देखो, तो आई का वैल्यू कुछ निकाले थे हम लोग, इट वाज बी एल वी बाई आर। यस, बी एल वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, टी था एल बाई वी। सिंप्लीफाई करो, आर यू गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन, दैट इज बी स्क्वायर एल क्यूब वी बाई आर। यस, तो जितना मेहनत आप किए, जितना वर्क आप किए इसको खींच के निकालने में, योर एनर्जी वाज लॉस्ट बट दैट इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। आप जो एनर्जी खर्चा किए वो हीट में कन्वर्ट हो गया। So the law is on the basis of law of conservation of energy। क्या लेंजेस लॉ सबको समझ में आया? यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है कि नहीं? यस सर। सोचो कैसे कैसे चीज लोग सोच के निकाल देते थे। They are all productive people। दुनिया आज यहाँ तक पहुंचा है क्योंकि हमारे पुरखे लोग क्या क्या चीज निकाल के दिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, डेली यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में। आपकी जान पहचान में आप कोई नया चीज अगर निकाले हो तो बोलो। नो, वी आर कंज्यूमर्स। लेकिन वो लोग कंज्यूम करने के साथ साथ कुछ प्रोड्यूस भी करते थे। दे वर कॉल्ड प्रोन्यूमर्स, प्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, है ना। तो कितने सारे कंट्रीब्यूशन देंगे, सोचते थे, हर चीज को समझने की कोशिश करते थे। इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में जितने सारे लॉ है, लॉज ऑफ नेचर, एवरीथिंग इज डिस्कवर्ड। नो, और भी होंगे। जो लोग ध्यान से इधर उधर देख रहे होंगे और नई नई चीजें निकालेंगे। अभी भी काफी लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, नई नई चीजें निकाल के सामने रख रहे हैं, देखो ऐसे होता है ना। तो चीजें निकल के आ रहा है, साइंस इज एडवांसिंग एंड वी आर ओनली एंजॉयिंग। एनीवे, तो ये लेंजेस लॉ यहाँ पे खत्म होता है। Let us see self induction। क्या है? The phenomenon of induction of EMF, phenomenon of induction of EMF in a coil due to change in its own current is called सेल्फ इंडक्शन। हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। दुकान वाले के पास जाओगे, गाड़ी मैकेनिक के पास, बोलेगा आपका सेल्फ खराब हो गया। क्या सेल्फ खराब हो गया? मतलब देयर इज ए कॉइल व्हिच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो खराब हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया या कुछ हो गया, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। The phenomenon of induction of EMF in a coil due to change in its own current is called self-induction। पहले सोचे कि अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है ऐसे, suppose this coil has got several number of turns,
several number of turns, n turns है। अब इसमें कुछ फ्लक्स जा रहा है। सपोज सम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल। This is the flux passing through the coil. If this flux changes, there will be some EMF in the coil. How much will be the EMF? कोई एक टॉर में अगर एक सिंगल लूप रहता, फ्लक्स बदलने से जो EMF होता वो होता d∅dt, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ढेर सारे टर्म्स हैं। थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, अगर हम कहेंगे ये जो सिंगल टर्म है इसमें जो EMF होगा, सपोज इसका ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, तो उसका बगल में जो टर्म है उसमें भी तो EMF होगा, सेम फ्लक्स इज पासिंग, उसके लिए ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, मतलब यहां से यहां तक जाओ तो आप कुछ EMF गेन कर रहे हो। नाउ व्हेन द टू टर्न्स आर इन कांटेक्ट, अब क्या हो रहा है, अब अगर आप यहां से यहां तक जाओगे, ऐसे आओगे, फिर यहां निकलोगे, सो यू आर गेनिंग डबल ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द सिंगल टर्न। एक टर्न में जितना हो रहा है, ऐसे घूम के आने से डबल होता है। 3 बार जाएंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 बार जाएंगे 4 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन। So if there are n number of turns, the EMF across the two terminals will be n times d∅dt। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे EMF induced in a coil of n turns is equal to n d∅dt। ध्यान रखना ये n d∅dt है, लेकिन अब हम फारेडेस लॉ से कहेंगे तो ये मैग्नीट्यूड है, लेंजेस लॉ को कहेंगे तो ये जो EMF होगा वो फ्लक्स का चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा, इसलिए कीप ए माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस n d∅dt। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो आप कहोगे माइनस n d∅dt। What is the magnitude of EMF? d∅dt, n d∅dt. Minus n क्या कर रहा है? It gives you the polarity. Polarity of EMF. Now, suppose here is a coil, and suppose here is a current passing through the coil, and that current suppose is something like this. So obviously due to this current, by solenoid action, so it will behave as electromagnet. Some lines of flux will be generated. They will go like this. Flux इसके अंदर से जाने लगेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई करंट इसके अंदर जा रहा है। अब अगर करंट बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। What is flux through the coil? कितना फ्लक्स जा रहा है? तो आप कहोगे कि B into area। What is B inside a solenoid? सर हम लोग तो भूल गए, आप ही बता दो। It was mu n I by L. L is the length, n is the number of turn, I is the current. That B into area of this loop gives you the flux. So I बदलेगा, क्योंकि B जो होता है वो mu n I by L होता था। अब ये I बदलेगा, B बदलेगा, B बदलेगा तो फ्लाई बदलेगा। किसी तरह से हम इस करंट को अगर बदलेंगे, किसी तरह से बदलेंगे, मतलब करंट को कैसे बदलते हैं? सिंपल है भाई, कोई अगर ये करंट सप्लाई कर रहा है, आप चेंज करो रेजिस्टेंस को। If you go on changing the resistance, you will find there is a change in current. अगर फ्लक्स बदलेगा, करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदला तो EMF होगा। तो अब इसमें एक EMF होगा कब? जब ये करंट बदलेगा। वो जो फेनोमेनन है इंडक्शन ऑफ EMF इन दिस कॉइल, इंडक्शन ऑफ EMF इन दिस कॉइल। हेलो मैम, हम इन कंटिन्यूअस क्लास मु पर कॉल करी से आपको कहितली। तो व्हाट आई सी हियर कि when the current through this coil is changing, you will see the flux is changing. When the flux is changing, there will be EMF in the coil. This phenomenon of induction of EMF in this coil due to change in its own current, खुद का करंट बदल गया, खुद में EMF हो गया, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन।
तो क्या है वो सेल्फ इंडक्शन, थोड़ा देखेंगे। ध्यान रहे मैं कुछ लिखूंगा अभी, कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको अल्टीमेट आंसर याद रखना है, अल्टीमेट आंसर याद रखना है। सो हियर अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे जो लूप है, इस लूप का एरिया है ए, ये लूप का एरिया है ए, तो आपको होगे बी कितना है, म्यू एन आई बाई एल। एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ दिस कॉइल। अरे हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े तो थे सर, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। बी अगर ये हुआ, देन व्हाट इज द फ्लक्स, द फ्लक्स इज बी इनटू एरिया, इट इज म्यू एन आई ए बाई एल। व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, तो ईएमएफ इज n d phi by dt and taking Lenz's law into consideration with a minus sign। अब जब d phi by dt करेंगे, इसमें म्यू एन ए एल ये सब तो कांस्टेंट है, सबको बाहर फेंको, क्या मिलेगा, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी। मिला कि नहीं मिला? सो व्हेन देयर इज ए चेंज इन करंट, देयर इज एन ईएमएफ। If current is constant, d by dt will be 0, there will be no EMF. If you connect a battery across this, no EMF. And you are connecting AC, current is changing, in that case, you will say there is some EMF. So a potential drops across a coil only when the current through it is changing. Current नहीं बदलेगा तो फ्लक्स उसमें potential drop नहीं होगा। अगर इसके across में बैटरी लगा देंगे, this coil will behave just as a short circuit. As the current is constant, di by dt will be 0. As di by dt will be 0, you will say no EMF across this. आ रहा है पकड़ में? अब ये जो क्वांटिटी है आया कौन, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, इसको हम लोग प्यार से लिखते हैं कैपिटल एल, डी आई बाई डी टी। आया एक नया टर्म, ये जो कैपिटल एल है इसको क्या कहते हैं? सारा चीज देख के डरो मत, आपको क्या इसमें से याद, मतलब एग्जाम में क्या आने वाला है मैं बता दूंगा, समझने के लिए। बिना समझे अगर याद रखोगे तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं समझा देता हूं। नो वन विल आस्क यू अबाउट डेरिवेशन। ये जो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एसी, ट्रांसफार्मर, ये चारों छोटे छोटे टॉपिक है। ये एसी छोटा नहीं है, बड़ा है। ये पूरे के पूरे टॉपिक में से ओनली 1 मार्क क्वेश्चंस विल कम, नो लॉन्ग क्वेश्चन, नो डेरिवेशन, नो न्यूमेरिकल, 1 मार्क क्वेश्चंस। तो हर चीज में 1 मार्क क्या होता है याद रखो। तो ये कौन से में, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर एंड एसी, एंटायर एसी, ओनली 1 मार्क क्वेश्चंस, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन और 2 लाइनर मैक्सिमम। तो जो बड़े बड़े डेरिवेशन कर रहा हूं देख के डरो मत, कोई पूछेगा नहीं आपको, नो वन विल आस्क यू अबाउट दिस। तो ये हमें समझ में आया कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल एंट्रेंस भी तो देंगे, उनको भी तो ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा डिटेल्स में लिखता हूँ। माइनस एल डी बाई डी। हाँ, तो क्या मिला, दिस एल इज कॉल्ड क्या है, एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और जो कॉइल है उसको कहते हैं इंडक्टर, है ना। इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे कहते हैं। जैसे रेजिस्टर का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर को अदरवाइज कंडेंसर कहते हैं, आप जानते हो। सिमिलरली इंडक्टर को अदरवाइज कहते हैं चोक, जो आपका ट्यूबलाइट में लगता है चोक, दैट इज ए इंडक्टर। ट्यूबलाइट की चोक कहीं अगर पुराना वाला मिल जाएगा, आजकल मिलता नहीं है, खोलोगे देखोगे उसके अंदर क्या है, ऐसा कोई एक आयरन कोर है, कुछ नहीं, सिंपली आयरन का ऐसा है, लेमिनेटेड रहता है, और उसके ऊपर हुआ क्या है, एक कॉइल ऐसे 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 करके निकल के आ गया, हो गया, दिस इज ए चोक, मींस दिस इज जस्ट ए इंडक्टर। समझ में आ क्या, लाइक दिस। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, क्या है उसका वैल्यू,
इसका वैल्यू होता है, अभी देखो इसके जगह लिखें म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। यूनिट क्या होता है? हेनरी। कार्पेंटर का क्या था? फराड। इसका होता है हेनरी। ठीक है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल इज द इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस इज इन हेनरी। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब ये जो L है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आप कहोगे, स्कूल वाले पूछते हैं, बोर्ड वाले पूछते हैं। अभी अभी जो हम देखे, जो L था, ये क्या था? हाँ, पहले फॉर्मूला पे लिखते हैं, उससे लिखेंगे। अभी अभी हम लोग देखे कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। और यहां से पहला डेफिनेशन निकल के आता है, स्कूल वाले तंग करते हैं ऐसा डेफिनेशन लिख के, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना क्या पड़ेगा, स्कूल वाले करते हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। डी आई बाई डी टी, स्कूल छोड़ के तो भाग नहीं सकते। तो एल क्या है? हाउ यू डिफाइन 1 हेनरी? ये देखो तो ईएमएफ है वोल्ट, और ये क्या है? चेंज इन करंट बाय टाइम, एम्पियर पर सेकेंड। सो 1 हेनरी is defined as 1 Henry is defined as the EMF induced in a coil when the current through the coil is changing at a rate of 1 ampere per second. 1 Henry is the inductance of a coil. 1 Henry is equal to the EMF in a coil when current through it changes at a rate of 1 ampere पर सेकेंड। मतलब डी आई बाई डी टी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एल हो गया दिस द ईएमएफ। गंदा सा डेफिनेशन है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोर्ड वाले भी डालते हैं, स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं, फालतू डेफिनेशन है ना? ये कोई ढंग का डेफिनेशन को 1 kg क्या है? 10 kg एप्पल खरीदने के बाद उसको अगर 10 टुकड़ा कर देंगे, हर टुकड़ा का जो वेट है उसको 1 kg कहते हैं। गंदा है ना? ये क्या बात हो? ये तो वही डेफिनेशन से निकालना है। ठीक है, समझाने के लिए, जैसे आप लोग माइनर क्लासेस में पढ़ते होंगे, व्हाट इज मास इनटू व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच व्हेन वर्क्स ऑन 1 kg मेक्स इट टू मूव विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, आप खुश हम खुश। चलिए आगे। अब इसमें दूसरा हुआ जो एल का वैल्यू देखें कि ये म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल था। थोड़ा मैं इसको फेरबदल करता हूं, आई राइट इट एज म्यू एन आई बाई एल, फिर इधर एन ए और नीचे आई, एक आई ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक आई नीचे मल्टीप्लाई किया, बाकी जैसे छोड़ दिया। You know mu n I by L is B at the core of a solenoid. Mu n I by L is B. B into A is phi, the flux passing through. So numerator बन गया n phi by नीचे रह गया I। क्या बात समझ में आया? ये हो गया B into A हो गया phi, B हो गया phi into n phi by I। It is Weber turn per ampere। याद रखना जरूरी है, those who are opting for entrances।
those who are opting for entrance। वो बोलेंगे कॉइल था 100 टर्न का, 2 एम्पियर का करंट दिए, इतना फ्लक्स जनरेट हुआ, बताओ उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, N5 by I। इट इज वेबर टर्न लिंकिंग पर यूनिट करंट। ठीक है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद ये रखना है, अभी हम देख चुके हैं कि इट इज N5 by पहला वाला लिखते हैं, इट वाज इक्वल टू EMF बाय DI by dt, जिसको लेके डेफिनेशन बना चुके गंदा सा। दूसरा वाला था N5 by I, इसको भी देख लिए। तीसरा जो हम पहले से देख चुके थे, mu n square A by L। L, the coefficient of self inductance is given by all these three expressions, है ना। तो इंटरेस्टिंगली यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड कि L EMF के ऊपर या DI by dt के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, L फाई या I के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, लेंथ, परमेबिलिटी ऑफ द कोर। जैसे हम लोग कैपेसिटेंस के लिए पढ़े थे, क्या था? Q by V, और क्या पढ़े थे? A epsilon by D। By changing Q or V, capacitance is not going to change unless until you make a change in the permittivity, area and thickness of the dielectric। Exactly that way, L depends upon dimension। कोई कॉइल ले आया, उसका कितना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देखो कितना नंबर ऑफ टर्न है, उसके अंदर जो कोर है, कोर में कौन सा मटेरियल का म्यू है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, लेंथ कितना है। तो याद रहे L डिपेंड्स अपॉन the dimension of coil and nature of core material। आप लिख रहे हो लिख लो, लेकिन मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये पूरे में से क्या क्या स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्या क्या स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें पॉइंट नंबर 4 भी समझ में आया। पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो EMF होता है LDI by dt, उसका पोलैरिटी कैसे होता है। बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन CBSE वाले कभी कभार पूछेंगे इन दोनों में से इंड्यूस्ड EMF का पॉजिटिव पोलैरिटी कहाँ पर होगा, ऐसे करके। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई एक कॉइल है, इस कॉइल में मैं करंट पास कर रहा हूँ। Suppose I pass a current like this. Now the current is increasing, I is increasing। suppose कहेंगे I is increasing। I बढ़ रहा है, I is increasing दिया गया है। कैसा I है? I तो दिख रहा है आपको डायरेक्शन, I का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, I इंक्रीज कर रहा है, I इंक्रीज कर रहा है तो उधर EMF, पोलैरिटी क्या होगा। एंड विल सी ए सिमिलर केस। मैं केस बदल दूंगा और आप बताओ। चलो मानते हैं कि ये है दूसरा केस। देखिए I बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के कारण उसमें EMF होगा, और लेंस लॉ कहता है कि ये अलबर्ट हरदम एक दूसरे को अपोज करते हैं, कॉजेस को अपोज करते हैं, तो अपोज करेंगे। करंट बढ़ रहा है, जो EMF होगा इसमें वो कोशिश करेगा बढ़ता हुआ करंट को रोकने के लिए, बढ़ता हुआ करंट को रोकेगा, मतलब ये बढ़ रहा है तो उल्टा करंट भेजने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो EMF इसमें होगा, इसका ये होगा पॉजिटिव एंड, ये होगा नेगेटिव एंड। The EMF will circulate a current like this, try to circulate the current like this, अपोज करने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बैक EMF। आपके पंखा के अंदर क्या है, जस्ट एक कॉइल तो है, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई किए करंट साए करके बढ़ने लगा, क्योंकि प्योर कंडक्टर है, करंट बढ़ने लगा तो उसमें एक EMF बना, जो आपकी करंट को रोकने की कोशिश किया तो वो उल्टा EMF दिया।
तो उसका ईएमएफ आपका सप्लाई ईएमएफ को काउंटर किया, छोटा सा एक पोटेंशियल डिफरेंस बना, उसके चलते छोटा सा करंट गया। समझ में आ रहा? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यू से द बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ आई इज इंक्रीजिंग, तो जो आपका ईएमएफ होगा उसका ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ उल्टा करंट भेजने की कोशिश कर रहा है। सपोज आई चेंज द केस, आई से आई इज डिक्रीजिंग, मैं केस बदल देता हूं, आई से आई इज डिक्रीजिंग, और करंट का भी डायरेक्शन बदल देता हूं। चलो मान लेते हैं कि करंट कुछ ऐसा है, करंट ऐसा है, ये करंट अभी डिक्रीज कर रहा है। कोशिश करो और बताओ व्हाट विल बी द ईएमएफ पोलैरिटी। करंट इधर को घट रहा है तो ईएमएफ कोशिश करेगा कि इधर को और ज्यादा करंट लाए, है कि नहीं? और चलो मैं थोड़ा समझाने के लिए इसका डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं। आपको यू मस्ट बी एबल टू गेस, इफ यू अंडरस्टैंड देन ओनली यू कैन गेस। मैं क्यों इतना समय दे रहा हूं इसके पीछे? एक बार कभी पूछ लिया था व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ। अब आई इज डिक्रीजिंग, अब करंट इधर को घट रहा है तो ईएमएफ कोशिश करेगा इधर को करंट भेजे। करंट कैसे भेजेगा? अगर यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव होगा तो। सो यू सी द पोलैरिटी लाइक दिस। Yes, sir. You must minutely observe EMF is opposing the change in current. ठीक है? ठीक है। नंबर 6, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। सपोज हम कहेंगे कोई एक हमारे पास इंडक्टर था, अब हमने इसके अंदर करंट को बढ़ाया। जैसे हमने करंट को बढ़ाया तो पता चला करंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर है व्हेन द करंट इज आई? Let I increases from 0 to capital I, फाइनल करंट हो गया I। ये सेल्फ इंडक्टेंस से कैपिटल L लिखा हूं। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर? तो आप करंट को इंक्रीज किए हो तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पर नेगेटिव बोला है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप हुआ है वो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी कोई अगर बैटरी है ऐसा करंट दे रहा है तो हम कहेंगे वो डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन केस तो यहाँ पर ऐसा है, ईएमएफ ऐसा है लेकिन करंट तो ऐसे जा रहा है। मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। अगर उसका ईएमएफ है और ये करंट है I, व्हाट इज द पावर टेकन बाय द बैटरी? E into I। पावर टेकन बाय द बैटरी इज ईएमएफ into I। तो अब हो गए पावर सप्लाइड टू कॉइल इज इक्वल टू ईएमएफ into I। पावर ईएमएफ क्या है? इट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस क्यों लिखे? हम पावर की वैल्यू लिख रहे हैं तो माइनस को छोड़, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। दिस इज द पावर सप्लाइड। एनर्जी सप्लाइड इन डी टी सेकेंड्स। dt सेकंड में कितना एनर्जी देंगे? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। इट इज एल आई डी आई, डी टी डी टी कैंसिल हो गए। टोटल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू सारे छोटे छोटे एनर्जी को जोड़ना है, पीडीटी का इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, एल आई डी आई का इंटीग्रेशन। देखो एल आई डी आई तो था, हाँ
लाइडाई का इंटीग्रेशन करना है I वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल I। जब इंटीग्रेशन करेंगे इसमें L तो कांस्टेंट है, बाहर फेंको, स्मॉल I डी का इंटीग्रेशन है I स्क्वायर बाई 2, 0 टू I, वैल्यू डालो तो मिलेगा हाफ L I स्क्वायर। The energy stored in an inductor, energy stored in a capacitor was half CV square. Here it is half L square. डेरिवेशन बहुत ही रेयरली पूछता है। कैपेसिटर का एनर्जी स्टोरेज का डेरिवेशन निकाल दिया तो इसको पूछेगा ही नहीं। क्या याद रखना है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। खाली फॉर्मूला याद रखना है। CHEC वालों का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एल दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, एनर्जी पूछेगा। एनर्जी stored in an inductor L when current through it is I is equal to half L I square। अगर L हेनरी में है, I एम्पियर में है, तो ये आएगा जूल्स। ये आएगा जूल्स में। एल हेनरी में है और ये एम्पियर में हाफ एल स्क्वायर जूल्स। फॉर्मूला याद रखो, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या बातें समझ में आया? यस यस, एकदम डरो मत। मैं कितना सारा चीज लिख रहा हूँ, कितने सारे चीज बता रहा हूँ, सारे 1 मार्क वाले को याद रखना। और जो आपको एग्जाम के लिए तैयार रखना आपके पास वो बहुत ही कम है, लेकिन वो थोड़ा सा चीज बताऊंगा, बाकी चीजें समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा बता रहा हूँ। तुम बोलोगे नहीं सर हमको उतना ही दीजिए सर, ज्यादा दिमाग फट जाता है। लेकिन तो वीडियो बनना ना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है, दुनिया भर के लोग देखते हैं, तुम लोग तो देखते ही नहीं हो। वो बोलेंगे अरे क्या पढ़ाता है गंदा, कुछ समझ में नहीं आता है। उनको थोड़ी पता चलेगा कि बच्चों का डिमांड ऐसा था कि वही दे दीजिए जो चाहिए, ज़्यादा लीजिए मत। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई कैनॉट चीट इन माई क्लासेस बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियोस। रिकॉर्ड नहीं होता तो कौन सा मूवी में कितना गाना है, कितना गाना काट दिया, कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? हाँ, तो ये बात है। अब नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या है? इसमें है क्या कि अगर यहां पे कोई एक कॉइल है और इस कॉइल से मान लो कि यहां पर कोई एक दूसरा कॉइल भी है, मे बी ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, डिफरेंट डायमेंशन, सब कुछ अलग अलग है। अब पता चला कि ये जो कॉइल है इसमें से कुछ करंट जा रहा है। जब इसमें से कुछ करंट जा रहा है तो आप देखोगे कि इसके जो फ्लक्स बन रहे हैं, इसके जो फ्लक्स बन रहे हैं वो फ्लक्स हो सकता है कि दूसरे वाले के साथ भी लिंक कर रहे हैं। A part of the flux generated by the primary coil is also linking with the secondary coil. So if there is a current change in current here, the flux will change, the flux will change here. These two coils are no way electrically connected, but they are magnetically coupled by the magnetic flux produced by the primary coil. So when there is a change in current in the primary coil, there will be a change in flux in the primary coil, causing a change in flux in the secondary coil and causing an EMF in the secondary coil. ये हवा में लटका हुआ है, पता चला इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। किसी एक कॉइल की बगल में आप खड़े थे, खाली पीली किधर भी कनेक्टेड नहीं है, उसका दोनों इनको पकड़ के खड़े थे, इधर कोई दूसरा कॉइल में करंट बदल गया और आपको झटका लग गया। बोले अरे मेरे को कौन झटका दिया, मेरे को तो कोई छुआ ही नहीं। छुआ नहीं, फ्लक्स आपके पास पहुंच गया, यू गेट ए शॉक आउट ऑफ इट बिकॉज इट डेवलप्स एन ईएमएफ अक्रॉस इट। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? कि यही समझ में नहीं आया कि आया कि नहीं आया? समझ में आया? कृष्णा, कृष्णा के लास्ट में कितना ठो ए है? एक ठो है कि वो मिरिंडा जैसे लंबा वाला है?
कृष्णा एक है कि ज्यादा है? मैं कभी देखता था एडवर्टाइज मिरिंडा करता था तो ऐसे आता था बहुत सारा। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन लिखेंगे, द फेनोमेनन ऑफ, बस इतना ही स्टेटमेंट। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है लिख दी, द फेनोमेनन ऑफ induction of EMF in a secondary coil due to change in current in the primary coil is called म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल हो रहा है, पहला वाला खुद के कारण हो रहा था, सेल्फ था, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी में चेंज आया तो सेकेंडरी में चेंज आएगा, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल गो। ठीक है, चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये और क्या क्या जरूरत की चीजें सामने आता है। These articles are very less important articles। 1 मार्क वाला क्वेश्चन देखना, डरो मत, मेरा काम है पूरा पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, अभी यहां से अगर phi1 फ्लक्स बन रहा है, कुछ इसके साथ लिंक कर रहा है, कुछ लिंक नहीं कर रहा है, तो phi2 हैज टू बी लेस देन phi1 और एट मोस्ट इक्वल टू phi1। phi2 को भी phi1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर जितना बन रहा है उसका कुछ हिस्सा इसके साथ लिंक कर रहा है। अब कितना हिस्सा लिंक कर रहा है वो डिपेंड करता है कि ये कॉइल कहां रखा है। एकदम पास चिपक के रखें तो थोड़ा ज्यादा लिंक कर रहा होगा, दूर में रखेंगे तो कम लिंक करेगा। मतलब ये दोनों के रिलेटिव पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेट phi2, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। phi2 क्या है? फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल इज k टाइम्स phi1। ये जो k है, k इज कॉल्ड कॉपलिंग कोफिशिएंट। डरो मत, कोई नहीं पूछेगा, कॉपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, k का वैल्यू क्या है? इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। phi2 कैन बी मोर देन phi1। k किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉइल्स। कॉइल्स कैसे रखें? मैं जब चीजें बता रहा हूं मुझे उतना थ्योरी कवर करना पड़ता है जिसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो कर पाओगे। के डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन के ऊपर। ठीक है, मतलब ये पास पास रखेंगे तो के ज्यादा होगा, दूर दूर रखेंगे तो के कम होगा। नाउ phi1 क्या है? इट इज b इन द प्राइमरी इंटू a1। B1 is mu N1 I1 by L1 into A1. All 1 stand for the primary coil, all 2 stand for the secondary। ये हो गया B1 phi1। तो फिर EMF in the secondary क्या हो जाएगा? It is N2 d phi2 by dt। इसमें क्या एमएफ होगा? phi2 क्या है? k phi1। k को बाहर छोड़ो, k into d phi1 by dt। phi1 क्या है? ये पूरा चीज जिसमें म्यू n n a सब कांस्टेंट है, सबको बाहर छोड़ो। इट इज k टाइम्स म्यू n1 n2 a1 by l1 into d i1 by dt। हाँ, तो
So EMF in the secondary coil is coming something like this. कोई नहीं पूछेगा माय डियर, डोंट वरी, डरो मत, खाली लिख रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट नोट मिल जाए। मेडिकल में दे रहे हैं कुछ बच्चे, उनको जरूरत में पड़ेगा। सो इट इज K mu N1 into A1 by L1 into dI1 by dt। अब ये जो पूरा का पूरा चीज है ये तो कांस्टेंट है, तो क्या देख रहे हो, सेकेंडरी में एक ईएमएफ हो रहा है जो कि प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी। तो इससे पता चला कि 10 EMF in the secondary is proportional to rate of change in current in the primary coil. This phenomenon of induction of EMF in a secondary coil due to change in current in the primary coil is called mutual induction. और यहाँ पर अगर इसको एक्सपांड करेंगे EMF2 is equal to कांस्टेंट आएगा, उसको कहेंगे dI1 by dt। M क्या है, M is called coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction। यूनिट क्या है, वही हेनरी। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। ये बात है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। थ्योरी विल टेक हार्डली और 5-7 मिनट्स का थ्योरी है, देख लो। ये जो m है क्या है, ये यही तो है K mu N1 into A by L1। It is equal to K mu N1 into A1 by L1। कितने सारे चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ द टू कॉइल्स एंड K क्या है, रिलेटिव पोजीशन। जब K ज्यादा होगा M ज्यादा होगा, K कम होगा M कम होगा। देख लो ये क्वेश्चन आया था, K ज्यादा होगा तो M ज्यादा होगा, और K क्या था अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, K क्या था, K और phi2 was K times phi1। अगर K ज्यादा हुआ तो प्राइमरी कॉइल का ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा। मैं इतना सारा मेहनत किया इसलिए बताने के लिए K का सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आ गया है, कभी रिपीट हो सकता है, और आप भी कभी PYQ करोगे, बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बताया नहीं आपने, तो मुझे चौकन्ना रहना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन ये था, इन व्हिच केस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज मैक्सिमम इन बिटवीन रिंग्स, मैक्सिमम बिटवीन रिंग्स। मैं कुछ केसेस दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा केस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम। कुछ केसेस में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन दिया है, एक रिंग है, यहां पे एक दूसरा रिंग है कॉइल, यहां पे एक रिंग है और यहां पर दूसरा रिंग है। तीसरा केस में दिया है, यहां पर एक रिंग है और यहाँ पर एक तीसरा रिंग है। नाउ लुक एट द 3 केसेस। बताओ इनमें से कौन सा केस में दोनों रिंग के बीच में, दोनों कॉइल के बीच में M सबसे ज्यादा होगा? ABC? सी सर, सी। हाँ देखो देखो आजकल ये गोलक कौन सा च्यवनप्राश खाता है क्या मालूम। चलो ठीक है, अब यहां से क्या है कि जो फ्लक्स बनेगा तो आप देखोगे बहुत कम इसके अंदर से जा रहे हैं। यहां से जो बनेगा कुछ इसका इसके साथ लगेगा, बाकी तो इधर जाएगा। लेकिन इधर जब बनेगा तो सबसे ज्यादा फ्लक्स ऐसे जा रहा है,
बोला सब कोई सरप्राइज हो रहे हैं कि तुम ऐसे कैसे कर लेते हो, मतलब रात को हाँ क्या बोलो बोलो हाँ बोलो क्या कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? कोई नया ताबीज लगाया होगा समलेश्वरी माँ के पास जाकर। तो बात हुआ ऐसे कि इसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो सही आंसर हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन होता है ये, जब तुम्हारा कोरोना का काल चल रहा था तब ये क्वेश्चन आया था। टू कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2. What can be maximum mutual inductance between them? दोनों के बीच में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? Between them, दोनों के बीच में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स लिंक करेगा। प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स लिंक करेगा कब? जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स लिंक करेगा तभी जाके आपका m का वैल्यू ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। प्राइमरी का सारा फ्लक्स लिंक करने के लिए आपको होना चाहिए ऐसे कि दोनों कॉइल को आपको सेम कोर के ऊपर वाइंड करना जरूरी है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अगर हम इसके ऊपर वुंड कर देंगे तो आप देखोगे कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है। मान लेते हैं दूसरा वाला कैसे है? चलो मानते हैं दूसरा वाला ऐसा है, ये दूसरा वाला है, ठीक है ना? दूसरा वाला ऐसा है। अब देखो दोनों कॉइल एक ही जगह उन है। अब प्राइमरी से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो तो सेकेंडरी से लिंक करेगा ही करेगा। इन दैट केस K विल बी मैक्सिमम, है कि नहीं? सो M विल बी मैक्सिमम व्हेन K इज मैक्सिमम। मैं डिराइवेशन कर लूंगा, छोटा सा डिराइवेशन है, लेकिन आपको डिराइवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट। लाइट हाउस बंद करो ना, अरे लाइट हाउस बोल रहे मझे रास्ते में खोला खिड़की बंद है, खराब है जीवन वीडियो बंद है जीवन। चलो ठीक है, इसमें जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा, इसके लिए क्या चाहिए? फॉर मैक्सिमम M द कॉइल्स मस्ट हैव सेम कोर, मतलब दोनों का कोर बराबर होना चाहिए। मतलब इसका जितना लेंथ उसका उतना लेंथ, इसका जितना एरिया। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, सब कुछ बराबर होगा तो ठीक है। तो फिर इन दैट केस M मैक्सिमम होगा, समझ में आया? कितना होगा वो मैक्सिमम वैल्यू? कितना होगा वो मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा M का वैल्यू। The coil must have, थोड़ा जगह बनाना पड़ता है, म्यूचुअल है।
तो अब हुआ ये, आप कहोगे जो m का वैल्यू था क्या था, k का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू क्या था, देखो k का वैल्यू ये था, k म्यू n1 n2 a1 बाई l। तो अब ये k की जगह 1 डाल दिए तो बनेगा म्यू n1 n2 a बाई l। a1 भी l1 लिखना चाहिए कि जबकि दोनों बराबर है। सो द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, दिस मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज कमिंग आउट टू बी दिस। कब होता है, व्हेन k is equal to 1, coupling coefficient is 1, means all the flux generated by the primary coil is linking with the secondary coil। जितना फ्लक्स बन रहा है उतना सारा लिंक कर रहा है, all the flux are linking, all the flux of the primary coil is linking with the secondary coil। अभी ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझा के लिखे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू n1 का स्क्वायर a बाई l, म्यू n2 का स्क्वायर a बाई l। देखो तो हर एक टर्म दो बार हो गया, म्यू 2 बार, a 2 बार, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर l स्क्वायर। हाँ, तो वी कैन टेक इट ओवर, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट डज द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट, म्यू n स्क्वायर a बाई l क्या है, coefficient of self inductance of the primary coil, and this is the coefficient of self inductance of the secondary coil। So the maximum mutual inductance between two coils is root over of L1 L2। पूरा का पूरा डेरिवेशन में से कुछ नहीं याद रखना है, याद रखना है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ L1 L2। समझ में आया क्या? Yes। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का सारा थ्योरी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए एसी, लेकिन इसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, यू मस्ट रीड योर बुक। बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको कर लेना चाहिए। थ्योरी तो मैं यहाँ पे खत्म कर दिया, और एल दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, आधे पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ईएमएफ इंड्यूस्ड, LdI/dt करके निकालना होता है, ऐसे करके चीज़ें दिया रहेगा। और फिर एम दिया रहेगा, दो कॉइल के बीच में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे में कितना ईएमएफ होगा, MdI/dt, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस। और 90% चांस है कि इस क्लास में जो पढ़ाया गया कुछ नहीं आएगा, समझ में? और आएगा भी तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन एंट्रेंस वगैरह में तो आते रहता है, यू कैन नॉट इग्नोर। और इनकी फंडामेंटल्स आपको अगर समझ में नहीं आएंगे तो एसी में तो हम करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ने वाले हैं, हुई इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, जिसके अंदर से एसी जाएगा। तो फिर ये इंडक्टर क्या है, फंडामेंटल थोड़ा आपको समझ लेना जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।